गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी को अपना जो लेसन चल रहा है उपनिवेशवाद और देहात, इसमें हमने जो कल पढ़ा था वो था भी प्रारंभिक जो भू राजस्व नीति थी ब्रिटिश की, अंग्रेजों की। तो वो बंगाल के देहात में क्या प्रभाव पड़ा जब यानी जो ब्रिटिश कंपनियों ने जब भारत में एक कॉलोनी बसा ली थी, और सबसे पहले जो कॉलोनी अपनी बसाई थी वो कहाँ बसाई थी? बंगाल के अंदर बसाई थी। तो बंगाल के अंदर जो देहात था उस पर इस चीज़ का क्या प्रभाव पड़ा वो हमने कल पढ़ा था। फिर इसके बाद हमने देखा था कि भाई जो कैसे वहाँ पे अकाल पड़ गया था, भूखमरी फैल गई थी। वहाँ एक नायब जो दीवान था, ठीक है, मोहम्मद रजा खान, उसने किस प्रकार से वहाँ भ्रष्टाचार फैलाया था, कैसे लोगों को टैक्स के माध्यम से लूट लिया गया था। फिर वहाँ पे उससे मतलब नाराज होकर के जो अंग्रेज अधिकारी थे उन्होंने क्या किया, एक ठेकेदार प्रणाली चलाई। ठेकेदार प्रणाली के अंदर भी क्या हुआ, उन्होंने भी खूब लूटा। किनको? किसानों को, जमींदारों को। और ये जो ठेके थे वो कभी 1 साल के लिए दिए जाते थे, कभी 5 साल के लिए दिए जाते थे। इसमें आपको एग्जाम्पल दिया गया था कि किस प्रकार से इन ठेकों के माध्यम से वो टैक्स वसूल करते थे। इसके बाद कुछ वहाँ पे कलेक्टर लगाए गए थे। कलेक्टर का मतलब ही वहाँ था कलेक्ट करने से, यानी कर जो आदमी इकट्ठा करने वाले थे उनको कलेक्टर बोला गया था वहाँ पे। तो उसके बाद वहाँ एक स्थिति और हुई कि उन्होंने स्थायी बंदोबस्त कर दिए। किसके? टैक्स प्रणाली जो थी, टैक्स लेने की थी, उनकी स्थायी बंदोबस्त कर दिए। तो स्थायी बंदोबस्त यानी परमानेंट सेटलमेंट जो उनका हुआ था वो किस प्रकार से हुआ था, कहाँ पे ये लागू हुआ था, किन किन राज्यों के अंदर ये व्यवस्थाएं थी। फिर जो भाई इसके स्थायी जो बंदोबस्त है इसके क्या कारण थे, ठीक है, भाई उनको व्यापार में या टैक्स में किस प्रकार की इन समस्याओं का समाधान हुआ ये स्थायी बंदोबस्त करने से। और भाई जो कंपनियां थी, सरकार ने जो कंपनियां चलाई थी उनको नियमित आय आती रही, इसमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हुई। जो भी उद्योग धंधे या व्यापारी जो भी कुछ उद्योग लगा रहे थे उनको इन चीज़ों से लाभ मिला था, उनको फायदा हुआ था। और जो बंगाल जो है उसमें किस प्रकार से अर्थव्यवस्था का संकट आ गया था। फिर इसके बाद जो स्थायी बंदोबस्त थे इनकी क्या विशेषताएं थी, इनसे क्या लाभ हुए और इनकी क्या हानियां हुई, ये सब हम इस स्थायी बंदोबस्त जो दूसरा जिसको टॉपिक है इसके अंदर विस्तार से पढ़ेंगे। अब सन 1793 में गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल में भू राजस्व की एक नई प्रणाली अपनाई जिसे जमींदारी प्रथा, स्थायी बंदोबस्त अथवा इस्तमरारी प्रथा कहा गया। ये जो स्थायी बंदोबस्त है इसी के 3 नाम हैं, जमींदारी प्रथा, स्थायी बंदोबस्त या इस्तमरारी प्रथा आप कह सकते हो। क्वेश्चन आपका पेपर के अंदर कोई सा भी आ सकता है ये। तो इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, एक चीज आप नोट रखना हमेशा, जैसे स्थायी बंदोबस्त है तो इसमें ये वर्ड आप जरूर याद कर लेना, परमानेंट सेटलमेंट। यानी परमानेंट सेटलमेंट तो इंग्लिश की कोई भी पेपर आते हैं आजकल, कंपटीशन के देख लो चाहे आप अपनी क्लासेज के देख लो, कोई भी अगर क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन पेपर आपका आता है, उसमें दोनों चीजें लिखी होंगी, पहले हिंदी में आता है और फिर इंग्लिश में। तो इंग्लिश मीडियम का बच्चा होता है वो इंग्लिश वाला क्वेश्चन देख लेता है, हिंदी मीडियम वाला बच्चा होता है वो हिंदी मीडियम का देख लेता है। लेकिन इंग्लिश मीडियम में तो क्या है कि फिक्स वर्ड्स हैं, वर्ड्स चेंज नहीं होते हैं। लेकिन हिंदी के जो वर्ड्स हैं, ये ध्यान देना बेटा, हिंदी के जो वर्ड्स हैं उनके बहुत सारे पर्यायवाची होते हैं, एक वर्ड के ही बहुत सारे अर्थ निकलते हैं या उसके समानार्थक शब्द होते हैं। जैसे कि मान लो आपने देख लिया भाई परमानेंट सेटलमेंट क्या है, और उसमें आपको हिंदी में दे दिया, आपने हिंदी में रट लिया स्थायी बंदोबस्त, लेकिन वो स्थायी बंदोबस्त ना देख के क्वेश्चन ये दे दिया कि इस्तमरारी प्रथा क्या थी, ठीक है, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि भाई ये तो हमने कभी देखा ही नहीं, पढ़ा ही नहीं, सुना ही नहीं। तो ये परमानेंट सेटलमेंट अगर इस निगाह पे मतलब इस वर्ड पे आपकी निगाह जाएगी तो आप समझ जाओगे भी परमानेंट सेटलमेंट, इस्तमरारी प्रथा, स्थायी बंदोबस्त, जमींदारी प्रथा तीनों ही एक है। ये हर एक टॉपिक के ऊपर लागू होता है, जो भी टॉपिक्स आते हैं उसके इंग्लिश और हिंदी दोनों वर्ड्स आप याद रखा करो। अब ये प्रणाली कहाँ शुरू हुई थी? बंगाल, बिहार, उड़ीसा तथा बनारस व उत्तरी कर्नाटक में लागू की गई थी। क्या? स्थायी बंदोबस्त या फिर जमींदारी प्रथा, स्थायी बंदोबस्त या फिर इस्तमरारी जो प्रथा है ये सबसे पहले बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस और उत्तरी कर्नाटक में लागू की गई थी। अब आता है स्थायी बंदोबस्त के उत्तरदायी कारण, यानी इसको क्या रीजन थे इसको लागू करने के। स्थायी जो बंदोबस्त था, जो जमींदारी जो प्रथा थी, इसको लागू करने के क्या कारण थे? लॉर्ड कॉर्नवालिस भू राजस्व की ठेकेदारी प्रथा से संतुष्ट नहीं था। यानी लॉर्ड होते थे, यहाँ कोई जो इनकी ब्रिटिश कॉलोनी थी उनका एक लॉर्ड होता था, यानी उसको राजा के बराबर ही अधिकार प्राप्त होते थे या उसकी हैसियत होती थी। वह समझता था कि इससे कृषि व्यवस्था बर्बाद हो रही है। कौन समझता था? ये लॉर्ड कॉर्नवालिस। जो ठेकेदारी प्रथा, जिन्होंने जो ठेकेदार प्रणाली यहाँ पे अपनाई थी, यहाँ से ठेकेदार प्रणाली, इससे इन्होंने सोचा कि भाई ये जो कृषि व्यवस्था है ये पूरी तरह से बर्बाद हो गई, तो इसका कोई परमानेंट सेटलमेंट निकाला जाए। देहात में गरीबी बढ़ रही है और साथ ही कंपनी आशा के अनुरूप इतने बड़े स्तर पर
अधिशेष उत्पन्न नहीं हो रहा है। यानी इन्होंने सोचा कि भाई जो गरीबी है वो तो बढ़ रही है गाँवों में, और इसके साथ साथ जो भी कंपनियां लगाई गई है उनमें जो कोई प्रोडक्शन हो रहा है या जो कोई या कोई उत्पाद जो बन रहे हैं वो आशा के अनुरूप नहीं बन रहे हैं। जैसे उनका जो लक्ष्य रखा था कि हमें इस बार इस कंपनी का जो इस क्षेत्र में प्रोडक्शन दुगुना करना है, लेकिन वो दुगुना नहीं हो रहा था, पिछले साल के बराबर हो रहा था, थोड़ा सा ज्यादा हो रहा था। तो उन्होंने क्या किया, एक तो ये इसका रीजन था। इस कारण कंपनी के व्यापार को भी क्षति हो रही थी। कंपनी के अन्य महत्वपूर्ण अधिकारी भी ऐसी सोच रखते थे, अतः उन्होंने निम्नलिखित उम्मीदों के साथ स्तमरारी प्रणाली को लागू किया। यानी उन्होंने जो स्तमरारी प्रणाली है, अब देखो यहाँ पे ये स्तमरारी प्रणाली आ गई, यहाँ पे स्थायी बंदोबस्त के उत्तरदायी कारण, ये दोनों एक ही चीज है। इसलिए मैंने आपको डिटेल में बताया था कि आप इसका जो इंग्लिश का जो वर्ड है परमानेंट सेटलमेंट, इसको आप हमेशा ध्यान रखेंगे। हिंदी के बहुत सारे पर्यायवाची शब्द होते हैं। अब यहाँ पे था स्थायी बंदोबस्त के उत्तरदायी कारण, अब यहाँ पे इन्होंने दे दिया निम्नलिखित उम्मीदों के साथ स्तमरारी प्रणाली को लागू किया गया। तो यहाँ पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये दोनों एक ही चीज है। तो सबसे पहला जो उसका टॉपिक है, वो पॉइंट्स है, वो क्या है, व्यापार व राजस्व संबंधी समस्याओं का समाधान। यानी जो टैक्स से संबंधित जो समस्याएं थी और जो बिजनेस से संबंधित जो उनकी समस्याएं थी, उन सब का इसमें सॉल्यूशन निकल आया, इसका समाधान हो गया था स्थायी बंदोबस्त के कारण या स्तमरारी प्रणाली लागू करने के कारण। कंपनी के अधिकारियों को यह आशा थी कि भू राजस्व को स्थायी करने से व्यापार तथा राजस्व से संबंधित उन सभी समस्याओं का समाधान निकल आएगा जिसका सामना वे बंगाल विजय के समय से ही करते आ रहे हैं। यानी उन्होंने कुछ समस्याओं का सामना हुआ था, उनको व्यापार से संबंधित यानी उद्योग धंधे लगाने से संबंधित या फिर अपने अन्य कार्य करने से संबंधित जो उनकी आशा के अनुरूप जो उनको लाभ नहीं मिल रहे थे। इस कारण क्या हुआ कि एक तो बड़ा कारण यह था कि व्यापार और राजस्व संबंधी समस्या का इसमें समाधान हो गया। दूसरा, बंगाल के अर्थव्यवस्था में संकट। जो बंगाल जो राज्य था जहां पे इन्होंने अपनी कॉलोनी बसाई थी, वहां की जो अर्थव्यवस्था है वहां पे काफी संकट हो गया था। अर्थव्यवस्था में जब संकट था तो फिर इन्होंने ये प्रणाली लागू की। 1770 के दशक से बंगाल की अर्थव्यवस्था अकालों की मार झेल रही थी। कृषि उत्पादन में निरंतर कमी आ रही थी, अर्थव्यवस्था संकट में फंसती जा रही थी और ठेकेदारी प्रणाली में इससे निकलने के लिए कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। यानी जो ठेकेदारी जो प्रणाली अपनाई थी 5 साल के लिए या 1 साल के लिए जो ठेका देते थे, उसमें भी बंगाल को कोई फायदा नहीं हुआ। अकाल पड़ी रहे थे, लोग गरीब हो रहे थे और उनको किसी भी प्रकार से कोई फायदा नहीं मिल पा रहा था। इसके कारण जो अर्थव्यवस्था के संकट के कारण उन्होंने इस स्तमरारी प्रणाली या फिर स्थायी बंदोबस्त प्रणाली को लागू किया। इसका जो तीसरा टॉपिक आता है वो है कृषि में निवेश को प्रोत्साहन। यानी ये जो प्रणाली जब उन्होंने लागू कर दी थी तो कृषि के अंदर यानी कृषि क्षेत्र एग्रीकल्चर के अंदर कोई निवेश करना चाहता है या ज्यादा से ज्यादा कोई कृषि करना चाह रहा है तो उससे उसको बढ़ावा मिला उनको। उससे ये स्थायी समाधान प्रणाली जब लागू कर दी थी तो उससे लोगों में उत्साह बढ़ा, उनका प्रोत्साहन मिला उनको। कैसे? अधिकारी वर्ग यह सोच रहा था कि कृषि में निजी रुचि और निवेश के प्रोत्साहन से खेती, व्यापार और राज्य के राजस्व संसाधनों को विकसित किया जा सकता है। निजी रुचि और निवेश को प्रोत्साहन तभी दिया जा सकेगा जब संपत्ति अधिकार निश्चित होंगे, भू राजस्व की दर भी स्थायी तौर पर निश्चित होगी। यानी उन्होंने जो स्थायी प्रणाली, स्तमरारी जो प्रणाली इन्होंने जो लागू की थी, उससे इन्होंने ये सोचा, जो अधिकारी वर्ग था, किनका? अंग्रेजों का जो अधिकारी वर्ग था, जो उन्होंने ये पूरा प्रशासन चला रहे थे, उन्होंने ये सोचा कि भाई जब लोगों को इसमें प्रोत्साहन दिया, उनको ये हो जाएगा भी आपकी निश्चित इतनी भूमि है या इतनी भूमि के आप मालिक हो। इसके साथ साथ उनको क्या लगेगा कि जो भू राजस्व है, जो उनका टैक्स है, वो भी एक प्रकार से निश्चित हो जाएगा। भाई हमें हमारा जो, जैसे मान लो 10 बीघा किसी के पास 10 बीघा जमीन का कोई मालिक है और उसको ये है कि मुझे साल के अंदर मात्र 10 क्विंटल अनाज या 10 क्विंटल अनाज के रूप बराबर पैसे मेरे को टैक्स में देने हैं, तो उससे इंटरेस्ट बढ़ जाएगा कि भाई मेरे पास ये निश्चित जमीन है और मेरे को इतना टैक्स देना है, तो और इसमें ज्यादा मेहनत करके और ज्यादा मैं कृषि कार्य करूं ताकि मेरे को लाभ हो। क्योंकि ये स्थायी टैक्स तो उसको 10 क्विंटल देगा, चाहे उसकी पैदावार 50 क्विंटल हो, चाहे 100 क्विंटल हो, चाहे 150 क्विंटल हो, चाहे उसकी 20 ही क्विंटल हो। तो जितनी जो उसको फिक्स हो गया था कि जो टैक्स है वो तेरा निश्चित है और जो अधिक जमीन का जो संपत्ति का जो अधिकार है वो भी तेरा निश्चित है, इसलिए इनको एक प्रोत्साहन मिला। अगला था कंपनी सरकार की नियमित आय। यानी जो कंपनी है, ठीक है, जो सरकारी कंपनियां थी उनमें निश्चित रूप से एक स्थायी टैक्स सिस्टम लागू कर दिया। निश्चित रूप से उनको ये नियमित आय हो गई थी कि भाई चाहे लाभ हो चाहे घाटा हो, इनको इतनी आय तो होनी ही है। कंपनी सरकार अपनी वार्षिक आय को सुनिश्चित करना चाहती थी
ताकि प्रशासन में व्यापार की व्यवस्था को वार्षिक बजट बनाकर व्यवस्थित किया जा सके। फिर उद्यमकर्ताओं को लाभ, जो उद्यमकर्ता है, जो बिजनेसमैन जो आदमी थे, जो यहाँ पे आके अपने उद्योग लगा रहे थे, यानी इससे यह भी उम्मीद थी कि राज्य कंपनी सरकारी के साथ साथ उद्यमकर्ता भूमि व साधनों के जो मालिक थे उनको भी पर्याप्त लाभ होगा, राज्य की आय नियमित हो जाएगी और वह उद्यमकर्ता से और अधिक मांग नहीं करेगी, तो उसका लाभ भी सुनिश्चित होगा। इसलिए यह व्यवस्था न केवल सरकार के लिए बल्कि किसानों व जमींदारों के लिए भी लाभकारी होगी। यानी ये कुछ कारण थे इसके स्थायी बंदोबस्त के। उत्तरदायी क्या कारण थे? फिर है कृषि में निवेश, और फिर इसके बाद वसूली है उसमें सुविधाजनक और वफादार वर्ग। यानी ये कुछ फिर बड़ा लेसन चला जाएगा अपना, इसमें आज हम इतना ही पढ़ेंगे। ये कुछ पॉइंट्स थे भी, क्या कारण थे। बचे हुए जो पॉइंट्स हैं अपने, इनको हम कल पढ़ेंगे, और आगे का जो अगला जो इनका स्थायी बंदोबस्त की क्या विशेषताएं हैं, कारण के बाद जो विशेषताएं उनके बारे में अपन कल चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, और अभी आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसको आप अपने फेयर नोटबुक में करना है आपको।